हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारी जीके टारगेट सीरीज 2024 की सेकंड सीरीज की 15th वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल ये सीरीज आपके लिए होने वाली है। हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जी के पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हमने अपनी पहली सीरीज कंप्लीट करा दी है, जिसमें कि हमने 2022 में जितने भी सीरियल की शिफ्ट आई थी वो सभी हमने वहाँ पर कराई थी। उसके अलग से प्लेलिस्ट बनाकर हमने अपने चैनल सोनी गौरव एसएससी जी के पर डाल रखी है, तो आप ज़रूर उस सीरीज को देखिए। और अब हमने सेकंड सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हम 2023 में जितनी भी सीरियल की शिफ्ट आई है वो सभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। तो आप ऐसे ही डेली हमारी वीडियो देखते रहिए। इवनिंग में शाम 5 बजे अपलोड कर दी जाती है हमारी वीडियो। आइए आज की क्लास में अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी? आंसर है आरबीआई। किसकी बच्चों? आरबीआई। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना कि आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और बच्चों इसके बारे में 3-4 फैक्ट है, वो जरा ध्यान में रखना कि आरबीआई एक्ट आया था एक 1934 में। कब आया था आरबीआई एक्ट? 1934 में। और मतलब ये एक्ट आया 1934 में, लेकिन ये फाइनल फॉर्मेशन कब हुई थी आरबीआई की, मतलब आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में, लेकिन आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, ध्यान रखना 1934 में कब क्या आया था? एक्ट आया था आरबीआई का। और स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। ध्यान रखना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, मतलब इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, कब ये सरकारी बैंक बना था, तो बच्चों ये सरकारी बैंक बना था 1 जनवरी 1949 में। कब बना था? 1 जनवरी 1949 को सरकारी बैंक कर दिया गया था। ठीक है, इसका नेशनलाइजेशन हो गया था आरबीआई का। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। और इसके बारे में एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि आरबीआई ये पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर कि आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। तो बच्चों वो भी ध्यान में रखना, ओसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे आरबीआई के। ठीक है, कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे बच्चों? ओसबोर्न स्मिथ। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो बच्चों वो याद रखना, सीडी देशमुख। ठीक है, पहले भारतीय गवर्नर पूछ ले आरबीआई के, तो बच्चों ध्यान रखना कौन है? सीडी देशमुख। ठीक है बच्चों, इससे मतलब जो भी क्वेश्चन गवर्नर से बन सकते हो मैंने बता दिया कि आरबीआई के अगर आपसे पहले गवर्नर पूछ रहे, मतलब पहली बार पहला गवर्नर आरबीआई का कौन था, तो वो था ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे बच्चों? ओसबोर्न स्मिथ जी। ठीक है, और अगर पहले भारतीय गवर्नर पूछ ले आरबीआई के, तो वो कौन है? सीडी देशमुख। और बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना कि कभी आपसे पूछ ले एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, मतलब वो सरकारी बैंक कब बना था, तो वो बना था 1 जुलाई 1955 में। कब बना था? 1 जुलाई 1955 में। ठीक है, एसबीआई। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और एक पॉइंट और ध्यान रखना बच्चों कि 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, मतलब राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। ठीक है, किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, मतलब सरकारी बैंक बनाए गए थे। कब हुआ था? 1969 में। ठीक है, और किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में बताए हैं। ठीक है, हेलो एवरीवन, आई होप। गहराई अधिकतम से न्यूनतम के अनुसार झीलों का सही क्रम कौन सा है? आंसर है बेकाल, उसके बाद तांगनिका, फिर कैप्सियन सागर, उसके बाद वोस्तोक। देखो बच्चों इसके बारे में ध्यान रखना, जो ये वोस्तोक है, ये वोस्तोक अंटार्कटिका का है। ठीक है, अंटार्कटिका का। ठीक है, और जो ये बेकाल है ना, ये मतलब आप बोल सकते हो कि ये फर्स्ट डीपेस्ट लेक है, मतलब बहुत ज़्यादा गहरी झील है बेकाल। कहाँ पर है ये? रशिया में। ये भी ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, और जो ये तांगनिका है, ये अफ्रीका की सेकंड डीपेस्ट लेक है, मतलब सेकंड गहराई वाली झील है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और कैप्सियन सी के बारे में एक फैक्ट ध्यान रखना कि ये सबसे बड़ा, मतलब सबसे लार्ज झीलों में से एक है। ठीक है, सबसे बड़ी झील यही है। ठीक है बच्चों, कैप्सियन सागर सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट। ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। भारत को डैश के कारण जनसांख्यिकी लाभांश वाला देश माना जा सकता है? आंसर है 15 से 64 वर्ष के बीच उच्च जनसंख्या। देखो बच्चों हमारे यहाँ क्या है ना, 15 से 64 मतलब जो वर्ग है ना,
एज ग्रुप वो ज़्यादा है, मतलब जवान लोग ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें उस चीज़ का मतलब लाभ मिलता है, क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्टिव मतलब वो ज़्यादा काम करते हैं, तो मतलब बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस एज ग्रुप के लोगों का लाभ मिलता है, मतलब हमारी इकोनॉमिक्स बढ़ती है, हमारी रेट, ठीक है, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। किसने नागा लोक संगीत बनाने के एस तथा टी आधारित अभिनव तरीकों पर अपने प्रयासों के लिए वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार जीता? आंसर है मोआ सुबोंग। क्या है बच्चों? मोआ सुबोंग, ठीक है। ये मतलब नागा लोक संगीत बनाने के लिए एस तथा टी आधारित अभिनव तरीकों पर अपने प्रयासों के लिए वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार जीता, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 172 के अनुसार किसकी राज्य की डैश भंग नहीं होगी? आंसर है विधान परिषद, ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। अनुच्छेद जो 172(2) है उसके अनुसार राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होगी, ठीक है, राज्य की विधान परिषद भंग नहीं हो सकती। और बच्चों इसके बारे में एक दो फैक्ट है वो जरा ध्यान में रखना कि देखो 1/3 मेंबर जो होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं हर 2 साल में, ठीक है, हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर चेंज होते रहते हैं। किसके? विधान परिषद के, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक है। यही सेम राज्यसभा के साथ भी होता है, ठीक है, राज्यसभा के भी 1/3 चेंज होते रहते हैं हर 2 साल में। और राज्यसभा का और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब इनका टाइम पीरियड कितना होता है? 6 साल का। कितना होता है बच्चों? 6 साल का। और बच्चों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और ध्यान रखना कि देखो हमारे ऐसे मतलब ऐसे स्टेट जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब विधान परिषद है, वो कितने स्टेट हैं बच्चों? ऐसे 6 राज्य है। कितने हैं? 6 राज्य। उसमें से कौन कौन है? यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, ठीक है, ध्यान में रखना। यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, ठीक है। ये ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब विधान परिषद है, ठीक है बच्चों। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 2 ऐसे यूटी बताइए, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बताइए जिसमें कि विधान सभा है, तो वो है दिल्ली और पुडुचेरी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने किस ऐतिहासिक निर्णय में असहमति व्यक्त की थी? आंसर है सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश, ठीक है। देखो ये जो सबरीमाला मंदिर है बहुत ज़्यादा फेमस भी रहा था इस चर्चा में, महिलाओं का प्रवेश उस मंदिर को लेकर। तो ये जो सबरीमाला का मंदिर है ये केरला में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, क्या पता एग्जाम में पूछ ले, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। भारत का संविधान किस तिथि को ग्रहण किया गया था? आंसर है 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? ग्रहण किया गया था। क्या? भारत का संविधान, ठीक है बच्चों। डेट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों तथा औद्योगिक आधार के विकास पर बल दिया गया? आंसर है दूसरी। किस बच्चों? दूसरी पंचवर्षीय योजना पे उद्योगों पर बल दिया गया था, और पहली पर कृषि पर, ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना। और ये कब से कब तक आई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना? 1956 से 1961। क्या बच्चों? 1956 से 1961। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी, ठीक है बच्चों। कब से कब तक? 1956 से 1961, 1956 से 1961, 1956 से 1961 तक। बहुत बार मैंने बताया हुआ अपनी वीडियो में। देखो बच्चों ये तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जो फर्स्ट पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो वो थी बच्चों हीरोड डोमर पे, ठीक है, हीरोड डोमर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी बेटा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। वो हीरोड डोमर जो मॉडल था ना वो पहली पंचवर्षीय योजना में आया था, ठीक है, ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? आंसर है महात्मा गांधी। किसने लिखा था बच्चों? महात्मा गांधी ने, ठीक है। और देखो बच्चों ये चीज ध्यान रखना कि इंडियन होम रूल जो सोसाइटी है ना इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब की थी? 1916 में, ठीक है, ध्यान रखना। इंडियन होम रूल देखो ये तो एक मतलब वो है कि मतलब ये किसने लिखा था। ये तो हिंद स्वराज है और इंडियन होम रूल है, ये किसने लिखा था? तो ये महात्मा गांधी ने लिखा था। लेकिन एक इंडियन होम रूल सोसाइटी भी की स्थापना भी की गई थी, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। वो कब की थी? वो
1916 में की थी। कब की थी? 1916 में की थी। और किसने की थी? एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है बच्चों, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब की थी? 1916 में। ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। रायगढ़ घराना किस नृत्य शैली से संबंधित है? आंसर है कथक। ठीक है बच्चों, रायगढ़ घराना किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक से। बच्चों ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा युग्म गलत सुमिलित है, मतलब मैचिंग करनी है? ए एंजियोस्पर्म, आंसर है गुलाब, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है बच्चों। बी जिम्नोस्पर्म पाइनस, ये भी बेटा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का किससे है? पाइनस। ठीक है। सी है टेरिडोफाइटा। ठीक है, क्या है बच्चों? टेरिडोफाइटा। बच्चों ये गलत है। ठीक है, ये एक वस्कुलर प्लांट है। क्या है? वस्कुलर प्लांट है। और स्पोर्ट्स होते हैं इनमें, स्पोर्ट्स के थ्रू इसका रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना है ये बात। और डी है ब्रायोफाइटा, इसका क्या है? मॉस। ठीक है, ये ठीक है। सी गलत था, वो मैंने आपको ठीक बता दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। किस राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, जो मृदु संपीड़ित निक्षेपों से बना हुआ है? आंसर है मिजोरम। बच्चे क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड ही पूछे जाते हैं, इसलिए सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। ठीक है। मोलासिस बेसिन कहाँ से संबंधित है? मिजोरम से। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक डैश वर्ष में किया जाता है? आंसर है 4 वर्ष में। ठीक है, हर 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेल होते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ओलंपिक गेम कब होंगे, अब कब कैसे क्या होगा ओलंपिक गेम। ठीक है, वो थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, मैं आपको जितने फैक्ट बताती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वे। ठीक है बच्चों, और अभी अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 2024 का ओलंपिक गेम कहाँ पर होंगे, वो पेरिस में होंगे, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? आंसर है जोरहाट। किस में मनाया जाता है बच्चों? जोरहाट में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। महात्मा गांधी डैश में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? आंसर है बच्चों जनवरी 1915। ठीक है। और बच्चों कई बार डेट भी पूछ लेता है, तो डेट भी ध्यान रखना, 9 जनवरी 1915। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। ठीक है, और 9 जनवरी को ही हम नेशनल माइग्रेशन डे मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16, H2SO3 तत्व का प्रतिशत संगठन क्या है? आंसर है 2.5% H मतलब हाइड्रोजन, 39% सल्फर, 58.5% ऑक्सीजन। ठीक है, ओ। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। शहरी भारत में ढांचागत कमियों के निवारण के लिए 2005 में शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम का नाम क्या है? आंसर है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। ठीक है बच्चों, देखो ये 2005 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन 2014 में क्लोज कर दिया गया था। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना। ठीक है, 2005 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2014 में ही क्लोज कर दिया गया था, जब मोदी की सरकार आ गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार फयाज खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आंसर है तबला। ठीक है, फयाज खान किससे है बच्चों संबंधित? तबला से। ये क्वेश्चन भी देखो रिपीटेड है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। पादपों में मतलब प्लांट्स में मध्य पटल, मिडल, लैमला प्राथमिक कोशिकाओं और द्वितीयक भित्तियों में मौजूद होता है, और यह है कोशिका विस्तार के साथ विकास के प्रारंभिक चरणों में संचित होता है। आंसर है पेक्टिन। क्या होता है बच्चों? पेक्टिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य किसे दर्शाता है? आंसर है मंत्री तथा अधिकारी। ठीक है, अमात्य क्या दर्शाता है? मंत्री और अधिकारी को। किसमें? कौटिल्य के जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। जोरावर सिंह जाधव को किस नृत्य शैली में योगदान के लिए पद्मश्री 2019 से सम्मानित किया गया था? आंसर है गुजराती लोक नृत्य रूप भवई। ठीक है, भवई कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, गुजराती लोक नृत्य रूप भवई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? आंसर है 19। ठीक है, जो पैरा ओलंपिक 2020 हुआ था ना, जो कि भारत में
किस भारत ने कितने ओलंपिक पदक जीते थे, ये पूछा गया। जो पैरा ओलंपिक हुआ था ना 2020 में, वो जो कि टोक्यो में हुआ था, उसमें भारत ने कितने पदक जीते थे बेटा? 19 पदक जीते थे। कितने जीते थे? 19। और भारत की पोजीशन क्या थी? 24। ठीक है, किस पोजीशन पे था भारत? 24 पे। ये बच्चों ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? आंसर है देवराय सेकंड। ठीक है, किसके काल में आया था बच्चों? देवराय सेकंड। और ये जो मतलब ये जो आया था अब्दुल रज्जाक, ये कब से कब तक आया था? ये बच्चों 1442 से 1443। ठीक है, 1442 से 1443 तक। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कब से कब तक आया था। और फारसी जिसे मतलब ईरान भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25। न्यायमूर्ति NV रमना को अप्रैल 2021 में भारत के डैश प्रमुख न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? आंसर है 48वें। कौन से बच्चों? 48वें। ठीक है, और अगर मैं आपसे 49वें पूछ लूँ, मतलब 49th वे पूछ लूँ, अगर मैं आपसे मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए थे, तो वो थे बच्चों उदय उमेद ललित। ठीक है, और अगर मैं आपसे 50वें पूछ लूँ, 50वें न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए थे, तो बच्चों वो भी ध्यान में रखना, वो कौन से? धनंजय चंद्रचूड़। ठीक है, धनंजय चंद्रचूड़। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। किसके नियम में कहा गया है कि उपसतह में किसी भी बिंदु पर बहने वाले द्रव के प्रति इकाई द्रव्यमान की कुल ऊर्जा गतिज स्थिति और द्रव दाब ऊर्जा का योग होती है और एक नियत मान के बराबर होती है? आंसर है डेनियल बर्नौली। ठीक है, क्या है बच्चों? डेनियल बर्नौली। ठीक है, और ये कब दिया गया था? कब मतलब किस में किया गया था ये? 1738, मतलब 1738 में। ठीक है, 1738 में, ये ध्यान रखना। ठीक है, मतलब ये किस टाइम? तो 1738 में। टाइम भी याद रखना, आजकल एग्जाम में टाइम भी पूछा जाता है, मतलब ईयर। ठीक है, तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC GK पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में स्कोर ज़रूर बढ़ेगा, GK में स्पेशली। तो आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।